हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम निशुल्क रूप से एमपीपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने पहले 10 यूनिट, फिर छठी यूनिट को समाप्त किया और फिर पहली यूनिट को समाप्त किया। अब हमने दूसरी यूनिट स्टार्ट की है, लेकिन यहाँ हम क्रम का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है उसे पहले रखना है। जो ऐसा टॉपिक है जिसे आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा उसे मैं पहले रखना चाहता हूं, ताकि आप सब लोग उस पर अपना ज्यादा अटेंशन दे, उस टॉपिक पे के भी फंडे, उसको कॉन्सेप्ट और जो पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहे। आज हम मध्य प्रदेश में एक विशेष क्षेत्र विंध्य प्रदेश पर बात करने वाले हैं। विंध्य प्रदेश के बारे में अभी तक हमारे जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है उनको बेसिक इंफॉर्मेशन तक भी नहीं है। बस ये पता है कि विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के नक्शे में एक क्षेत्र है, लेकिन आप सब लोगों को जानकर बड़ी ताज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश का एक इतना बड़ा एरिया जिसे हम विंध्य प्रदेश कहते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश रहा लगभग 6 वर्षों तक। आप इमेजिन कीजिए कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि केंद्र शासित प्रदेश रहा, राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश रहा, जब तक कि मध्य प्रदेश नहीं बन गया तब तक विंध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। ये जानकर बड़े ही इंफॉर्मेशन मिल रहा, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि हमें ये पता नहीं है। आज हम वो क्रम से समझने वाले हैं कि कैसे बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों से विंध्य प्रदेश बना और फिर विंध्य प्रदेश कैसे केंद्र शासित प्रदेश बना, और फिर अगर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे मध्य प्रदेश का एक राज्य का एक क्षेत्र बना दिया गया, मध्य प्रदेश राज्य में उसे मिला लिया गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे जीवन में भगवान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो योग्य हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी शायद किसी न किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि कुछ ऐसी हिडन पावर्स हैं जो उसके सिलेक्शन में योगदान देती है, और वो योगदान वही है जो इस पूरे संसार को बनाई है, इस संसार को चला रही है। मैं आपके सामने यहाँ जो बोल पा रहा हूं उसमें भी उसी हिडन शक्ति का योगदान है। तो ऐसी हिडन शक्तियों को पूज्य मानते हुए शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने मध्य प्रदेश का सिलेबस देखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किए गए हैं। तो इनमें जो हिस्सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो आपने अभी तक नहीं छुआ है, उसे मैं पहले रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले भोपाल का विलय रखा, फिर विंध्यन प्रदेश के विलय की बात करने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट हम समझे कि विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के नक्शे में कहां आता है। देखिए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो 1948-47 से लेकर 48 तक मध्य प्रदेश और पूरे भारत के क्षेत्रों में अलग अलग रियासतों के एकीकरण की प्रोसेस चली और उससे अलग अलग राज्य बनाए गए। शुरुआत में जो राज्य थे वो ए बी सी ऐसे इस स्टेट के रूप में, ए श्रेणी के स्टेट, बी श्रेणी के स्टेट और सी श्रेणी के स्टेट बनाए गए थे। ए श्रेणी के राज्य वे राज्य थे जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, याद रखिएगा। जो पहले ब्रिटिश प्रांत थे वो ए श्रेणी के राज्य, जैसे हमारे मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा ए श्रेणी का राज्य है। बी श्रेणी का वो जो देशी रियासत थे और बाद में उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया, स्वतंत्र राज्य के रूप में बना दिया गया, वो बी श्रेणी के। और सी श्रेणी के राज्य जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आए। तो पहले विंध्य प्रदेश को बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था, लेकिन बाद में 1950 में, याद रखिएगा विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो विंध्य प्रदेश जो है वो पहले बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। जैसे 1948 में तो ये बी श्रेणी का राज्य बनता है, लेकिन 1950 में इसे बी से सी श्रेणी का राज्य कर दिया जाता है। तो ये पूरी स्टोरी हमें याद रखनी है कि बी श्रेणी से सी श्रेणी के राज्य पर हम कैसे पहुंचे, क्या ये परिवर्तन रहा, आज वही देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का ये जो हिस्सा है, या भोपाल को छोड़ दिया जाए, भोपाल शामिल नहीं करना है, तो भोपाल को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद का ये जो क्षेत्र है जो रीवा सीधी सिंगरौली तक जाता है, मैं अभी बताने वाला हूं कि इसमें 36 रियासतें थी। तो वो कौन कौन सी रियासतें थी जिनको मिलाकर ये बनाया गया, उसको बाद में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लगभग 6 वर्षों तक
लगभग 6 वर्षों तक ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। आपको ये याद रखना है कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भूमिका निभा रहा था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजी शासकों ने भारत को ये एक समस्या प्रदान करके दी कि भारत की जो भी रियासत है वो या तो स्वतंत्र रह सकती है या वो अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकती है। इसे हम 3 जून की योजना कहते हैं। मैं चाहूं तो इसका नाम ले सकता हूं, लेकिन हमें इसकी तारीख याद रखनी है, इसलिए 3 जून की योजना ही याद रखें। 3 जून की योजना ने सभी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया कि कोई भी रियासत चाहे तो वो पाकिस्तान में मिले, कोई चाहे तो वो भारत में मिले और वो चाहे तो स्वतंत्र रहे। और इससे जो देसी रियासतें, लगभग 561 देसी रियासतें जो भारत में थी, उन सबके हौसले बुलंद हो गए। लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर इन सभी रियासतों का विलय किया। आज हम देखेंगे कि विंध्य प्रदेश में कौन कौन सी रियासतें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैप में अलग से मैं ये दिखा रहा हूं कि ये विंध्य प्रदेश का क्षेत्र कौन कौन सा है। आपको दतिया दिखाई दे रहा होगा, यहां से विंध्य प्रदेश शुरू होता है। दतिया के बाद ओरछा दिखाई दे रहा होगा, छतरपुर दिखाई दे रहा होगा। तो छतरपुर, पन्ना से लेकर ये रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए जो क्षेत्र फैला हुआ है, इस पूरे क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, विंध्य प्रदेश कहते हैं। अब देखते हैं कि विंध्य प्रदेश बना कैसे या विंध्य प्रदेश कब बना। सबसे पहले तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद ही नहीं है कि विंध्य प्रदेश के रूप में कब सामने आया। तो आपको एक तारीख याद रखनी है कि विंध्य प्रदेश का जो गठन है वो 4 अप्रैल 1948 को हुआ था। यहाँ कुछ लोग 12 मार्च 1948 भी लिखते हैं। याद रखिएगा 12 मार्च 1948 को गठन हुआ, लेकिन उसे इंप्लीमेंट 4 अप्रैल 1948 से किया गया है। तो दोनों तारीखें इंपॉर्टेंट है। तो विंध्य प्रदेश जो क्षेत्र है उसकी जो शुरुआत है या उसका जो गठन है वो 1948 में होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन 1950 में यहाँ ब श्रेणी के राज्य से, अर्थात बी कैटेगरी के राज्य से सी कैटेगरी के राज्य में बदल दिया गया। और यही स्टोरी आज की इस वीडियो की प्रमुख स्टोरी रहेगी कि कैसे ये बना, 1956 तक इसमें किसने शासन किया, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भारत का मैप दिखाया जा रहा है और मध्य प्रदेश का मैप भी उसमें आपको ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस मध्य प्रदेश के मैप में जो मध्य प्रदेश, जो कि पहले इस तरीके का एक राज्य हुआ करता था, बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश इसमें से बटा। तो ये जो क्षेत्र आपको लाल कलर से डॉटेड अलग से दिखाया जा रहा है, ये ही विंध्य प्रदेश कहलाता है। इसे अगर मैं बड़े क्षेत्र में देखूं तो यहाँ टीकमगढ़ दतिया से शुरू होता है, छतरपुर जिला शामिल है, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी और उमरिया, ये सभी जिले इस विंध्य प्रदेश में आते हैं। आपको मोटे तौर पर ये विंध्य प्रदेश की जो स्टोरीज है वो याद रखनी है। देखिए मैं इतना डीप जाकर के पेपर आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि जिस समय की हम बातें कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ 2000 में, 1956 में, तो उस समय भी कुछ प्रशासनिक किताबें या प्रशासनिक बातें छपी। और 2000 में जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब भी ये मुद्दे बड़े सामने आए कि विंध्य प्रदेश कैसे बना था या उसके पुराने हिस्से कैसे बने थे। और क्योंकि आपका पेपर बनाने वाले जो लोग हैं वो इसके पहले की श्रेणी के हैं या उनकी उम्र ज्यादा है, वो ये सब बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट भी इन सब बातों को जाने कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। हमें अब पता चल गया कि मध्य प्रदेश में 4 क्षेत्र शामिल होते हैं। एक मध्य भारत क्षेत्र, दूसरा मध्य प्रदेश या सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, विंध्य प्रदेश, और एक भोपाल अपने आप में अलग से राज्य था। तो इस प्रकार 4 चीजों को मिलाकर के हमने मध्य प्रदेश का गठन किया। अब हमें देखना है कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड बघेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया, किसे मिलाकर, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर जो ये विंध्य प्रदेश बनाया गया, ये विंध्य प्रदेश क्या है, कैसे बना, आइए चलिए देखते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो हमारा पूरा भारत, ये जो भारत का नक्शा दिखाया जा रहा है,
ये भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। आपको याद रखना है कि ये छोटी छोटी बहुत सी रियासतों में बटा हुआ था, और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिसे अब हम विंध्य प्रदेश कहें, ये 36 रियासतों में टूटा हुआ था। याद रखना है कि ये 36 रियासतें कौन कौन सी थी। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड जो क्षेत्र है, वो पहले तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम था बघेलखंड बुंदेलखंड राज्यों के संघ, ये नाम था। लेकिन इसका नाम भी 1950 में विंध्य प्रदेश पड़ा है, तो ये एक फैक्ट है, याद रख लें, को बनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नाम पर विंध्य प्रदेश रखा गया। आपको याद रखना है, क्षेत्र 1948 में बन गया है, लेकिन उसका नाम 1950 में रखा गया है। 1950 में उसे विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नाम पर विंध्य प्रदेश कहा गया। और जो प्रांत केंद्र से जो क्षेत्र यहाँ के शामिल थे, उनकी राजधानी रीवा के रूप में रखी गई, या रीवा जो कि पूर्व रियासत थी, वो इसकी राजधानी बनी। याद रखेंगे कि विंध्य प्रदेश का गठन 12 मार्च 1948 को हुआ था, लेकिन नवगठित राज्य का उद्घाटन 4 अप्रैल 1948 को हुआ। इन दोनों ही तारीखों में कंफ्यूज नहीं होना है। 12 मार्च 1948 को इसका गठन होता है। अगर आपसे गठन पूछा जाए, आप 12 मार्च 1948 करेंगे। और अगर इसको कब एक राज्य बनाया गया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर 4 अप्रैल 1948 होगा। याद रखिएगा, 12 मार्च को यह बनाया गया, लेकिन उसे लागू किया गया 4 अप्रैल 1948 से। तो याद रखेंगे कि जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनसे विंध्य प्रदेश कब बना? आजादी के पहले ये एक छोटी छोटी रियासतों के रूप में बटा हुआ था। आजादी 1947 में मिली, और 1948 में हमने छोटी छोटी रियासतें कौन कौन सी? सिंगरौली रियासत, रीवा, पन्ना, दतिया, ओरछा, अजयगढ़, बोनी, बरोंदा, बिजावर, बीजापुर, ऐसे बहुत सी रियासतें हैं। आपको सभी रियासतों के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन ओवरऑल ये याद रखना है कि 36 रियासतों, जैसे चरखारी रियासत, जैसे मेहर रियासत, जैसे नागौर रियासत, जैसे समरत रियासत, अलीराजपुर, तिरोहा, बांका पहाड़ी, बेरी, बीहट, बिंजन, गरोली, जासो, जिंगन, ऐसी 36 रियासतों को मिलाकर 36 रियासतें, जो कि 2 बड़े बड़े क्षेत्रों में आती थी। पहला क्षेत्र हम बघेलखंड कहते, बघेलखंड कहलाता था, और दूसरा क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता था। तो बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर हमने 1948 में एक एरिया बना दिया, एक राज्य बना दिया, जिसे हमने शुरुआत में बी श्रेणी के राज्य के स्वरूप में शामिल किया। अब बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं है कि मध्य प्रदेश बनने के पहले मध्य प्रदेश 4 राज्य हुआ करते थे। मध्य प्रदेश 1956 में इन 4 को मिला करके बनाया गया है। 4 राज्य कौन कौन से? ए श्रेणी का, बी श्रेणी का और सी श्रेणी का। तो सी श्रेणी में 2 राज्य आते थे, एक भोपाल सी श्रेणी का राज्य था और एक विंध्य प्रदेश सी श्रेणी का राज्य था। बी श्रेणी में एक मध्य भारत, जो कि इंदौर, ग्वालियर जिसकी राजधानी हुआ करती थी, और ए श्रेणी में महाकौशल क्षेत्र या सीपी एंड बरार नाम का क्षेत्र आता था। तो उसमें से बघेलखंड और बुंदेलखंड को 1948 में मिलाकर बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। खैर, इस क्षेत्र के जो लोग थे, इन रियासतों के जो लोग थे, वो खुश नहीं थे कि उनके लिए बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों को मिला दिया गया है। वो शुरू में चाहते थे कि बघेलखंड एक अलग राज्य बने, बुंदेलखंड एक अलग राज्य बने, लेकिन भारत की सरकार ने इन दोनों को मिलाकर एक बनाया, जिसका नाम विंध्य प्रदेश पड़ा। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे की स्टोरी को चलते हैं। 1948, 4 अप्रैल 1948 को विंध्यन प्रदेश की स्थापना हुई। प्रारंभ में अवधेश प्रताप सिंह, ये नाम याद रखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण नाम यह है। ये इन नामों में कुछ नाम विशेष हैं, जैसे कि हमारे लिए ये नाम है विंध्यन प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने। आपको पता चल गया विंध्य प्रदेश कब बना? तो विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने अवधेश प्रताप सिंह। कौन बना है? अवधेश प्रताप सिंह। आपको ये नाम याद रखना है। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन याद रखेंगे कि अप्रैल से लेकर अगले साल के अप्रैल तक, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम जयंती मनाते हैं, उस दिन इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इनकी सरकार जो है समाप्त हो जाती है। खैर, ये कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, क्योंकि 1952 से पहले भारत में चुनाव नहीं हुए हैं। तो 1949 में 14 अप्रैल 1949 को अवधेश प्रताप सिंह की सरकार या उनके इस्तीफा दे देने के बाद
एनबी बनर्जी 15 अप्रैल 1949 को मुख्य आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं और उनका स्थान बाद में एएस मेहता ले लेते हैं। आपको याद रखना है ये मेहता जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, मतलब 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। सबसे पहले अवधेश प्रताप सिंह बने, दूसरे नंबर पे उसके बाद आयुक्त के रूप में इस क्षेत्र का कामकाज संभालेंगे एनबी बनर्जी, और उसके बाद आएंगे मेहता। ये 3 लोग हो गए, लेकिन इसके राज्य प्रमुख जो है वो रीवा के राजा मार्तंड सिंह को बनाया गया था। यहां थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए समझ लीजिए, 1948 में जब हमारा विंध्य प्रदेश बना था तो वहां एक राज्य प्रमुख बनाए गए थे, राज्य प्रमुख बनाए गए थे और एक उप प्रमुख बनाए गए थे। आपको याद रखना है, राज्य प्रमुख रीवा के राजा थे और उपराज प्रमुख पन्ना के राजा थे। तो रीवा के राजा को राज्य प्रमुख और पन्ना के राजा को उपराज प्रमुख बनाया गया था। रीवा के राजा कौन थे? रीवा के राजा मार्तंड सिंह थे। याद रखेंगे, नाम अभी हमें बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि शुरुआत में तो इन्होंने कहा कि मैं भारत में विलय करता हूं, लेकिन साइन भी किए, लेकिन बाद में इन्होंने विलय करने से मना कर दिया और उसी की एक स्टोरी इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए मजबूर करती है भारत की सरकार को। तो आपको याद रखना है कि 1948 से लेकर 1952 जब तक पहली बार यहां चुनाव नहीं हो जाए वहां तक किन लोगों द्वारा शासन किया जाएगा? तो 1948 से लेकर 1949 तक 1949 तक अवधेश प्रताप सिंह, उसके बाद एनबी बनर्जी और उसके बाद मेहता। तो एनबी बनर्जी जो है, बनर्जी याद रखेंगे आप, बनर्जी, और उसके बाद फिर मेहता आएंगे। ये 3 लोग शासन करते हैं और दूसरी तरफ राज्य प्रमुख के रूप में रीवा के नरेश और उपराज्य प्रमुख के रूप में पन्ना के नरेश शासन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य प्रदेश का गठन जो है वो बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि यह मूलतः 2 क्षेत्रों, 2 कौन-कौन से क्षेत्रों में बटा हुआ था? बुंदेलखंड में और बघेलखंड में। क्योंकि बुंदेलखंड और बघेलखंड संस्कृति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक स्थिति आदि सभी क्षेत्रों के हिसाब से भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के थे। इसलिए इन दोनों को एक साथ मिला देना भारत सरकार की एक गलती थी, जिसे बाद में 1950 में सुधारा जाने के प्रयास किए गए। तो बुंदेलखंड की रियासतों का कुल क्षेत्रफल करीब 12,000 वर्ग मील और जनसंख्या लगभग 17 लाख हुआ करती थी, जबकि रीवा राज्य अकेला ही इतना बड़ा था जितना बाकी सब रियासतें थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें हमने 36 रियासतों को मिलाया, उसमें से रीवा अकेला इतना बड़ा था जितना बाकी की 35 रियासतें थी। तो रीवा राज्य अपने आप में इतना महत्व रखता था जितना बाकी की रियासतें महत्व रखती हो, क्योंकि राजस्व के मामले में रीवा इन सब के बराबर था, जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में रीवा राज्य इन सब के बराबर था। इसीलिए रीवा अब आगे गड़बड़ करने वाला है। तो रीवा ने क्या गड़बड़ की वो हम पढ़ेंगे। रीवा राज्य अकेले ही क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा आमदनी में बुंदेलखंड की सभी रियासतों के बराबर था। 13 मार्च 1948, ये तारीख याद रखिए, 13 मार्च 1948 को राजाओं से समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए और 1948 में केंद्रीय मंत्री, याद रखिएगा, एमवी गाडगिल। आपको ये याद हो कि मध्य प्रदेश में जो पहला क्षेत्र बना जिसे मध्य भारत कहा गया, जो इंदौर और ग्वालियर की राजधानी के रूप में रहा, उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया, जबकि विंध्य प्रदेश का उद्घाटन करने जवाहरलाल नेहरू नहीं आए थे। तो विंध्य प्रदेश का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री एमवी गाडगिल द्वारा किया गया था। आप याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री क्या नाम है? एमवी गाडगिल ने विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किया है। आप ये पॉइंट याद रखेंगे, विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसने किया? तो उस समय जो केंद्रीय मंत्री थे एमवी गाडगिल, उनके द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य प्रदेश के गठन के पश्चात से ही नेताओं द्वारा विंध्य प्रदेश के संबंध में यहां चर्चाएं आरंभ कर दी गई थी कि विंध्य प्रदेश रहेगा या नहीं रहेगा। तो यही गड़बड़ें होती हैं जब 2 विभिन्न भाषाओं, 2 विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और 2 विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाता है। तो उसमें विध्वंस की शुरुआत होती है और क्षेत्र की मांग उठती है कि 2 अलग अलग राज्य बना दिए जाएं, और वही शुरू हुआ। अवधेश प्रताप सिंह मंत्रिमंडल, जिसका पतन 14 अप्रैल 1949 को हो गया, ने विंध्य प्रदेश के विकास में कोई खास योगदान नहीं दिया।
इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड और बघेलखंड की प्रबल विरोधी क्षेत्रीय भावनाएं यहाँ व्याप्त थी और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए थे वो भी मांग कर रहे थे कि इन दो क्षेत्रों को दो अलग अलग राज्यों के रूप में बनाया जाए, ना कि एक राज्य के रूप में बनाया जाए। नीचे की लाइन मिट रही है लेकिन मैं उसे बोल करके आपको समझा दूंगा क्योंकि ये सब मैंने ही लिखा है, आपको मुझे याद है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य विलय के संबंध में श्री मेनन और सरदार पटेल के जो विचार थे वो अलग अलग थे, उनमें असमानता थी। याद रखिएगा, विंध्य भारत के जो विभिन्न रियासतें उनको विलय करने में दो लोगों का हाथ है और उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर वीपी मेनन का नाम आता है। तो यहाँ जो विंध्य प्रदेश का विलय किया गया उसके मामले में मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार अलग अलग थे। मेनन का विचार था, मेनन का क्या विचार था? मेनन का विचार था कि विंध्य प्रदेश को एक अलग इकाई के रूप में बने रहना देना चाहिए, मतलब विंध्य प्रदेश अपने आप में एक अलग राज्य होना चाहिए। जबकि सरदार पटेल का विचार था कि जो विंध्य प्रदेश है कि इसको किसी न किसी और इकाई में मिला दिया जाना चाहिए, एक अलग इकाई के रूप में बने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में आर्थिक स्थितियां कमजोर हैं, इसका कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। अगर इसके किसी और क्षेत्र के साथ मिला दिया जाएगा तो ये उस क्षेत्र के साथ धीरे धीरे विकसित होने लगेगा, इसका भी विकास हो जाएगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों अलग अलग राय रखते थे। वीपी मेनन मानते थे कि विंध्य प्रदेश को एक अलग राज्य बना रहना देना चाहिए, जबकि सरदार पटेल मानते थे कि क्योंकि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए इसे किसी न किसी दूसरे राज्य के साथ मिला दो, या तो मध्य भारत के साथ मिला दो, मध्य प्रांत के साथ मिला दो, या संयुक्त प्रांत के साथ मिला दो, ताकि इसका भी विकास होने लगे और यहाँ वैचारिक मतभेद आपको दिखाई देने लगेगा। 20 अगस्त 1949, देखिए पहले हमने बात कर ली है कि विंध्य प्रदेश बन गया, अब लेकिन विंध्य प्रदेश बनने के बाद वहां बार बार आंदोलन होने लगे कि बुंदेलखंड को अलग बनाओ, बघेलखंड को अलग राज्य बनाओ, और ऐसी मांगों के बीच भारत सरकार ये चाहती थी कि इसे किसी और राज्य के साथ चिपका दिया जाए, क्योंकि ये अपने आप में विकास नहीं कर पाएगा, अपने आप में खुद महत्व नहीं रखता है। तो 20 अगस्त 1949 को दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से मेनन द्वारा यहाँ जो राज्य प्रमुख थे राजा रीवा नरेश तथा उपराज्य प्रमुख पन्ना नरेश को विंध्य प्रदेश के विलय का प्रस्ताव भेजा गया कि विंध्य प्रदेश को किसी न किसी और क्षेत्र में मिलाया जाए, क्योंकि इसका खुद का रेवेन्यू बहुत कम है, यह स्वयं में अपना प्रशासनिक खर्च भी नहीं उठा पाएगा और विकास भी नहीं कर पाएगा, तो इस कारण से इसे किसी और क्षेत्र में मिला दिया जाना चाहिए। प्रस्तावित योजना से अवगत कराया गया और उनकी सहमति मांगी गई। अब यहां से स्टोरी में जो है टशन शुरू होता है, परंतु अब जैसे ये परंतु आता है हमारे कान के पर्दे खुल जाने चाहिए, क्योंकि अब परंतु जो है वो गड़बड़ करने लगेगा। परंतु कहा जाता है कि इन दोनों नरेशों ने इस संबंध में कोई वादा ही नहीं किया, उन दोनों ही नरेशों ने कोई जवाब नहीं दिया कि हम अब विंध्य प्रदेश को किसी और राज्य में मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। रीवा के महाराज ने ऊपर से मार्तंड सिंह विंध्य प्रदेश के विलय के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने ऊपर से यह कहा कि जब आपने हमसे हस्ताक्षर करवाए थे विंध्य प्रदेश के अंदर शामिल होने के, तो वीपी मेनन और सरदार पटेल को बताया कि भैया आपने जब हमसे हस्ताक्षर करवाए थे कि विंध्य प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाया जा रहा है, उसमें रीवा राज्य को मिला लिया जाए, तो आपने हमें यह कहा था कि हम चाहें तो अपनी इच्छा से बाद में अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आप तो हमारे अस्तित्व को और ज्यादा किसी और राज्य में मिलाना चाहते हैं। आपने जब तक रीवा को विंध्य में मिलाने की बात की हमने सहमति बताई, लेकिन अब आप विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाने की बात कर रहे हैं, जो हमसे नहीं हो पाएगा, और इस कारण रीवा के राजा उठकर चले जाते हैं। अब आगे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। आगे होता है, परंतु सरदार पटेल और श्री वीपी मेनन दोनों ही विलीनीकरण के संबंध में निर्णय पर अड़े हुए थे। केंद्र सरकार विलयन की कार्यवाही भारतीय संविधान लागू होने के पहले ही कर लेना चाहती थी। क्यों कर लेना चाहती थी? क्योंकि अगर भारतीय संविधान लागू हो गया तो फिर किसी भी राज्य के विलय के लिए संविधान के अनुसार संसद की स्वीकृति लेना पड़ेगी। इसलिए विंध्य प्रदेश को, जो कि पहले विंध्य प्रदेश बना लिया गया था, उसे संविधान लागू होने के पहले मध्य प्रदेश में मिलाना था, या मिलाने की जो कार्रवाई है वो पूरी करनी थी, क्योंकि ऐसा उस समय तक ना होने पर संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संसद और स्थानीय जो मंडल होंगे उनकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी। जब विंध्य प्रदेश की जनता इस विलीनीकरण के, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, आगे की स्थिति बताता हूं।
जैसे ही जनता को ये बात पता चलती है कि उनकी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया और अब विंध्य प्रदेश को भी किसी और राज्य में मिलाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जनता में और ज्यादा आक्रोश पैदा हो जाता है और जनता आंदोलन करना शुरू होती है। तो जब विंध्य प्रदेश की जनता को इस विलयन का प्रस्ताव का पता चलता है तब उन्हें आघात लगता है, क्योंकि यहाँ की जनता विंध्य प्रदेश के विलय नहीं चाहती थी, क्योंकि 1945 से ही विंध्य प्रदेश की जनता अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रही थी। यही बात यहाँ लिखी हुई है, अगर एक लाइन दब भी रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। 14 दिसंबर 1949 को जब भारत के इस बड़े क्षेत्र विंध्य प्रदेश को किसी और क्षेत्र में मिलाने की बातें शुरू हुई तो जनता ने आक्रोश दिखाना शुरू किया, और जनता की भावनाएं क्योंकि किसी राजनीतिक दल के माध्यम से प्रकट होती है, तो विंध्य प्रदेश में एक समाजवादी दल हुआ करता था, उसने समाजवादी दल की कार्यकारिणी बैठक हुई जिसमें विंध्य प्रदेश के विलीनीकरण के संबंध में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए कि हम विंध्य प्रदेश का विलय नहीं होने देंगे, विंध्य प्रदेश के विलीनीकरण का कड़ा विरोध किया जाए, विंध्य प्रदेश के विरोध में जन आंदोलन प्रारंभ किया जाए, परंतु इसके पूर्व भारतीय समाजवादी दल का कार्यकारिणी से अनुमति प्रदान की जाए और साथ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इस विषय में अवगत कराया जाए। ये 3 प्रस्ताव पारित किए गए, किसके द्वारा? समाजवादी दल के द्वारा, क्योंकि उस समय विंध्य प्रदेश में 2 ही बड़े दल हुआ करते थे। विंध्य प्रदेश में 2 बड़े दल हुआ करते थे, एक दल हुआ करता था कांग्रेस, या एक बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी और दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। तो आपको ये याद रखना है। समाजवादी पार्टी के बाद आगे बढ़ते हैं। इस समय स्टेट मिनिस्ट्री की ओर से रियासत के राजाओं को एक आदेश जारी किया जाता है, और वह आदेश क्या है? अब केंद्र की सरकार विंध्य प्रदेश की सभी जो रियासतें हैं उनको एक आदेश जारी कर रही है, जिसमें कहा गया कि सभी रियासतें दिसंबर 1949, तारीख याद रखें, भारतीय संविधान नवंबर 1949 में बना, लेकिन 26 जनवरी 1950 को 50 से लागू हुआ। उससे पहले 1950 के जनवरी से पहले दिसंबर 1949 में नौगांव में एक अधिवेशन हुआ। कहां हुआ? नौगांव में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, याद रखिएगा। विंध्य क्षेत्र की सभी रियासतों का सबसे बड़ा सम्मेलन नौगांव में केंद्र की सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। नौगांव में होने वाले सम्मेलन में उपस्थित हुए, ऐसा आदेश केंद्र की सरकार ने सभी रियासत के राजाओं को दिया। वास्तव में केंद्र की सरकार विंध्य प्रदेश के विलीनीकरण प्रपत्र में इन राजाओं के हस्ताक्षर करवाना चाहती थी, इस कारण सभी राजाओं को आदेश दिया गया। आदेश के अनुसार रियासत के सभी राजा सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए, किंतु विलीनीकरण के विरोध होने के कारण रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। तो याद रखिए, क्योंकि पूरे एरिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो रीवा के नरेश शामिल करते थे। पूरा विंध्य प्रदेश में आधा हिस्सा तो रीवा की रियासत में आता था और रीवा के नरेश ही उसमें शामिल नहीं हुए। अब ऐसी स्थिति में कुछ राजाओं तो उस पर ऐसी स्थिति में विलीनीकरण जो प्रपत्र है वो उस पर कुछ राजा तो हस्ताक्षर कर देते हैं, कुछ राजा। देखिए, सिंपल सी बात है कि एक ऐसा सम्मेलन बुलाया गया केंद्र की सरकार द्वारा जहां पर विंध्य प्रदेश के सभी रियासत के राजाओं को बिठा करके उनसे मध्य प्रदेश में विलय के लिए प्रस्ताव रखा गया। अब लेकिन क्योंकि रीवा के नरेश शामिल नहीं होते, रीवा अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल कर रहा था, तो ओरछा के नरेश, अजयगढ़ के नरेश जैसे कुछ छोटी छोटी रियासत के 10-12 नरेश जो हैं वो हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन राजाओं ने हस्ताक्षर कर दिए। परंतु अब ये परंतु से ही स्टोरी शुरू होती है, परंतु से पिक्चर गड़बड़ होना शुरू होती है। परंतु कुछ राजाओं ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और वो शर्त रख देते हैं कि भैया जब तक वीपी मेनन मना कर दिया और जब तक रीवा के महाराज जो है हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक हम भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो अब देखिए, जहां पर 35 राजा साफ साफ तरीके से हस्ताक्षर कर रहे थे, कुछ रीवा के नरेश के इन्फ्लुएंस में आकर के मना कर देते कि भैया जब तक रीवा के नरेश हस्ताक्षर नहीं करेंगे हम भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब क्योंकि उस सम्मेलन में रीवा के नरेश तो है ही नहीं, वो तो शामिल ही नहीं हुए, तो उनके हस्ताक्षर कैसे हो? तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फलतः भारत के गृह सचिव वीपी मेनन को रीवा महाराज मार्तंड सिंह के हस्ताक्षर के लिए रीवा जाना पड़ा। अब जो वीपी मेनन है वो रीवा जाते हैं क्योंकि रीवा के नरेश तो आए नहीं सम्मेलन में, नौगांव सम्मेलन में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, रीवा के नौगांव वाला। फिर जब वीपी मेनन रीवा पहुंचते हैं तो रीवा जैसे ही पहुंचते हैं वीपी मेनन, उन्हें असफलता मिलती है।
असफलता मिलती है माने उनको रीवा नरेश मना कर देते हैं कि भैया मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अब वो रीवा नरेश के पास पहुंचे उससे पहले क्या घटना होती है वो ध्यान से सुनो। नहीं मिले, बल्कि सफलता नहीं मिली, बल्कि वहां पहुंचने पर उन्हें जन विरोध का सामना करना पड़ा। तो जैसे ही वीपी मेनन रीवा में पहुंचते हैं, लगभग 2-3 हजार लोग, 2-2.5 हजार लोग उनको घेर लेते हैं और वीपी मेनन अपनी डायरी में लिखते हैं कि पूरे भारत की सभी रियासतों के दौरान मुझे कभी इतना जन विरोध का सामना नहीं करना पड़ा जितना रीवा में सामना करना पड़ा। तो रीवा में पहली बार वीपी मेनन को घेर लिया गया। वीपी मेनन के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें इतनी बड़ी असंतुष्टि, बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात मेनन, जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी थे, विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सी मेहता, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहले अवधेश प्रताप सिंह बने, फिर एएन बनर्जी बने और फिर उनके बाद में ये श्री मेहता जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि अभी तक चुनाव तो हुए नहीं, जनता के द्वारा तो चुना नहीं जा रहा है। और राज प्रमुख कौन है? रीवा के नरेश। तो मेहता को विलीनीकरण के संबंध में प्रपत्र रख करके रीवा के नरेश मार्तंडी के पास भेजते हैं और जाने का आदेश देते हैं और के साथ भेजा जाता है। और उनको ये कह करके भेजते हैं कि रीवा नरेश के पास आप जाना और उनसे कहना कि या तो आप इस पर हस्ताक्षर कर दो या फिर आप लिखित में ऐसा दे दो कि भैया हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, या हम भारत के इस राज्य क्षेत्र में मिलना नहीं चाहते, या हम मध्य प्रदेश में मिलना नहीं चाहते हैं। आप लिख करके दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, फिर हमें जो कार्रवाई करनी होगी हम वो कर लेंगे। तो जब ये प्रपत्र लेकर के राजा पहुंचते हैं, असहमति लिख दे, वो साफ साफ कह देते कि हस्ताक्षर कर दे या फिर अपनी असहमति लिखित रूप में दे दे। इस समय रीवा के किले में अनेक रियासत के राजा जिन्होंने साइन नहीं किए थे, याद रखना, वो नौगांव के सम्मेलन में बहुत सारे राजाओं ने साइन कर दिए थे, बहुत सारे राजाओं ने साइन नहीं किए थे, ये कहकर कि जब भी रीवा के नरेश करेंगे हम भी कर देंगे साइन। तो रीवा के नरेश से जब उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री श्री महतो पहुंचते हैं साइन कराने के लिए, तो वहां बाकी के राजा भी इकट्ठे हो जाते हैं। और अब क्योंकि बाकी के राजा डरे हुए हैं, काफी घबराए हुए हैं, तो उन्होंने श्री महतो से कहा कि रीवा महाराज इस पर हस्ताक्षर करें या ना करें, हम तो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और जैसे ही बाकी के राजा उस पर हस्ताक्षर करते हैं, रीवा नरेश भी इनडायरेक्ट तरीके से राजी हो जाते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। फलतः रीवा महाराज भी मार्तंड सिंह सरकार के दबाव और घबराहट के कारण विलीनीकरण के संबंध में दस्तावेज पर 18 दिसंबर 1949 को हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ये पॉइंट पूछा जाता है हमसे, एग्जाम में पूछा जाता है कि रीवा राज्य द्वारा या विंध्यांचल प्रदेश द्वारा विलीनीकरण दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर किए गए? 18 दिसंबर 1949 को। मान लीजिए कि 49 में 26 जनवरी 1950 आ जाता, तो फिर संविधान के तहत संविधान में वर्णन करना पड़ता कि रीवा राज्यों को कैसे मिलाया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से और नया टशन शुरू होता है, क्योंकि राजाओं ने तो हस्ताक्षर कर दिए, केंद्र सरकार तो उसे मध्य प्रदेश में मिलाना चाहती है, लेकिन अब जनता आंदोलन करेगी और जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा, तब जाकर के रीवा बनेगा एक केंद्र शासित प्रदेश या विंध्यन क्षेत्र बनेगा केंद्र शासित प्रदेश। विलीनीकरण की इस श्रृंखला में विंध्य प्रदेश समाजवादी दल ने आंदोलन का एक क्रांतिकारी कार्यक्रम बनाया, जिसके अनुसार विलीनीकरण विरोध आंदोलन जो है वो 1 जनवरी 1950 से शुरू होना था। अब देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जब यह आंदोलन शुरू होता है, मतलब जब वे विंध्यन प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाने की बातचीत शुरू होती है, तब दो दल में से कांग्रेस, तो क्योंकि कांग्रेस समर्थन में थी विलीनीकरण के, उसके अपोजिट समाजवादी दल जो है, ये समाजवादी दल जो है वो आंदोलन करना शुरू करता है। और अब 1 जनवरी से शुरू होने वाला था इनका एक विशेष आंदोलन, और उसमें बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। जिस समाजवादी आंदोलन की आगे बात करते हैं, 1 जनवरी से शुरू होने वाला था, तब तक चलने वाला था जब तक कि केंद्र सरकार विंध्य प्रदेश को विंध्य प्रदेश बनाए रखने की घोषणा ना कर दे। ध्यान से सुनो, समाजवादी दल ने भारत की सरकार को अल्टीमेटम दिया कि भैया 1 जनवरी से हम आंदोलन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक आप विंध्य प्रदेश को स्वतंत्र रखने की घोषणा नहीं कर देते। अब क्या होता है, आंदोलन की शुरुआत 1 जनवरी 1950 को हो जाती है। 1 जनवरी 1950 को कहां से होती है? पद्मधर पार्क से। तो ये भी एक बहुत लाइमस्टोन स्थान है हमारे देश की आजादी में। पद्मधर पार्क से एक विशाल जुलूस निकालकर
इस जुलूस में लगभग 9,000 लोग भाग लेते। कितने? 9,000। उस समय भारत की आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी तो कोई जुलूस सम्मेलन होता है तो 9,000 लोग किसी शादी में ही शामिल हो जाते हैं, लेकिन उस समय 9,000 की भीड़ इकट्ठी करना एक बहुत बड़ा कार्य था। और उस समय इस पद्मधर पार्क में 9,000 लोग इकट्ठा होते हैं किस विरोध में? कि भाई विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में नहीं मिलाने देना है, या विंध्य प्रदेश को स्वतंत्र रखना है, एक अलग राज्य रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? जुलूस विंध्य प्रदेश विलयन विरोधी नारे लगाते हुए संपूर्ण शहर में घूमने के बाद पद्मधर पार्क में एक सभा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जुलूस के आगे 108 नागरिक मशाल लेकर चल रहे थे। ये याद रखना, जुलूस के आगे पहले एक लाइन में 108 नागरिक मशाले लेकर चल रहे थे। यह जुलूस लगभग 2 किलोमीटर लंबा था, 2 मील लंबा था। जुलूस द्वारा गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। और नारे क्या थे? धारा सभा बनाएंगे, विंध्य प्रदेश बचाएंगे। ये याद रखना, विंध्य प्रदेश के विषय में जब भारत की जनता आंदोलन करती है तो एक नारा लगाती है, धारा प्रदेश बनाएंगे, विंध्य प्रदेश बचाएंगे, विंध्य का विलय दिल्ली को अधिकार नहीं। ये ऐसे बड़े बड़े से नारे लगाए जाते हैं। और जुलूस में घोषणा की जाती है कि अगले दिन मतलब 2 जनवरी को, अगला दिन कौन सा है? 2 जनवरी को रीवा में पूरी तरह हड़ताल रखी जाएगी और पद्मधर पार्क से एक जनसभा के माध्यम से इसकी घोषणा कर दी जाती है। अब क्या होता है? दूसरे दिन रीवा बंद कर दिया जाता है और रीवा बंद का आह्वान होता है और रीवा के सभी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, सरकारी कार्यालय, सभी प्रतिष्ठान बंद रहे और स्टेशन, बस आदि सब चीजें बंद करवा दी जाती है। मतलब जो छोटा मोटा खुला उसे बंद करा दिया जाता है, बाकी जनता क्योंकि समर्थन में थी इसलिए बंद हो गया। अचानक बस स्टैंड, अब 2 जनवरी को क्या होता है? अचानक 2 जनवरी को बस स्टैंड पर यह समाचार फैलता है कि समाजवादी जो नेता है, समाजवादी नेता कौन है? यमुना प्रसाद शास्त्री। कौन है? यमुना प्रसाद शास्त्री। तो यमुना प्रसाद शास्त्री को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जैसे ही ये समाचार जनता के बीच में पहुंचता है कि समाजवादी नेता यमुना प्रसाद जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी स्थिति में जनता और ज्यादा भड़क उठती है और वहां परिस्थिति, प्रदर्शनकारी उत्तेजित होते हैं और पुलिस सतर्क हो जाती है। इसी बीच जगदीश चंद्र जोशी जो कि समाजवादी दल के एक बड़े नेता थे और बैजनाथ दुबे ये भी एक बड़े नेता थे, को पुलिस असली में भी गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, एक अफवाह उड़ी कि भैया इनको, यमुना प्रसाद शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता आक्रोशित होने लगी, जनता ने विरोध और गंभीर कर दिया और 2 नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कौन कौन से? जगदीश चंद्र जोशी और बैजनाथ दुबे। इन दोनों को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, जनता को लगता है कि पुलिस सबको गिरफ्तार करना चाह रही। फलतः प्रदर्शनकारी और भी उत्तेजित हो जाते हैं और अब तोड़फोड़ शुरू होती है रीवा में बस स्टैंड पर। अब जैसे ही तोड़फोड़ शुरू होती है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जाती है और 19 राउंड गोली चलाई जाती है। कितने? 19 राउंड गोली चलाई जाती है। और इस गोली कांड में गंगा व अजीत शहीद हो जाते हैं। 2 लोग शहीद हो जाते हैं, गंगा और अजीत, और लगभग 30 से अधिक लोग घायल हुए और विशेष रूप से लगभग 200 से 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरे रीवा शहर में धारा 144 लागू कर दी जाती है। अब सोचो कि आजादी के बाद भी ये मंजर है कि 144 लागू करनी पड़ रही थी। तो रीवा शहर में 144 लागू कर दी जाती है। समाजवादी दल का नेतृत्व पुनः 15 जनवरी 1950 को संपूर्ण क्षेत्र में विंध्य दिवस मनाने की घोषणा करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विंध्य दिवस कब मनाया गया? तो विंध्य दिवस 15 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1950 याद रखिएगा। इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल यूपी और सीपी, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस संयुक्त प्रांत और सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बराक, तो संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, इन दोनों से मध्य प्रांत जहां पर विंध्य प्रदेश को मिलाना था, मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हैं या समस्या पर विस्तृत चर्चा करते हैं। और इस दौरान या इस चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस गहरी मतभेद में है कि वो दोनों ही विंध्य प्रदेश को अपने क्षेत्र में शामिल नहीं करना चाहते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का माइंड सेट हो जाता है कि इस क्षेत्र को स्वतंत्र रखने के लिए जनता आंदोलन कर रही है और जनता की बात माननी ही पड़ेगी। इसके अलावा
कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि विंध्य प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल माइंडसेट कर लेते हैं कि अब विंध्य प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस तरह विंध्य प्रदेश 1 जनवरी 1950 से केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए, मतलब 15 जनवरी को घोषणा होती है लेकिन 1 तारीख से ही उसको लागू कर दिया जाए, ऐसी घोषणा होती है, घोषित कर दिया गया। अब सोचिए कि 1 जनवरी 1900 जो हमारे देश का एक राज्य, हमारे देश का एक क्षेत्र जिसे हम विंध्य प्रदेश कहते हैं, ये विंध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश में मिलाया जाना था, ये मध्य प्रदेश में मिलाया जाना था 1950 में, लेकिन जनता ने विरोध किया और जनता की बात सरकार को सुननी पड़ी। इसलिए 1950 में बी श्रेणी से इसे हटा करके इसे सी श्रेणी के राज्य में, सी श्रेणी के राज्य के रूप में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, क्योंकि उस समय के केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं बनाई जाती थी। तो विधानसभा बनाने में अब समय लगेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं कि इस विंध्य प्रदेश को भाग ग राज्य, देखिए अभी तक ये ख राज्य था, तो ग राज्य शासन अधिनियम के तहत शामिल कर लिया जाता है और 1951 के अधीन मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इस राज्य की स्थापना कर दी जाती है। 1952 में इस क्षेत्र का चुनाव होता है, विंध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचन होते हैं और 2 अप्रैल 1952 को श्री शंभुनाथ शुक्ला जो है वो जनता के चुने हुए पहले मुख्यमंत्री बनते हैं या अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। याद रखना, जनता के द्वारा चुने गए पहले मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ला, जबकि सरकार द्वारा बनाए गए पहले मुख्यमंत्री थे अवधेश प्रताप सिंह। तो दोनों के नाम याद रख लेना। 1952 में शंभुनाथ शुक्ला जो है वो रीवा के या विंध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री बनते हैं। विधानसभा में 60 सदस्य होते हैं, लेकिन 40 सदस्य के जो कांग्रेस की सरकार, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें 40 सीटें जो है वो कांग्रेस सरकार जीतती है, इसलिए शंभुनाथ शुक्ला कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। तो याद रखना, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो विंध्याचल की विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे शिवानंदन। 1952 से यहाँ राज्य उपराज्यपाल के प्रदेश बन जाता है और शंभुनाथ शुक्ला जो है उसके मुख्यमंत्री बने। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक जो है वो 21 अप्रैल 1952 को होती है। कब होती है? 21 अप्रैल 1952 को, और इसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष का होता है। और 4.5 वर्ष बाद जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था वो पूरा होता है और बाद में इसे विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाता है, जब वो एक स्टेबल राज्य बन चुका होता है। आपको 2-3 नाम याद रखना है। श्याम सुंदर श्याम नाम के व्यक्ति थे, इस समय इस विधानसभा के उपाध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बनते हैं शिवानंद। तो शिवानंदन जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्याम सुंदर श्याम। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ला है। अब हम चुनाव में क्या क्या रिजल्ट रहा उस पर देख लेते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी, देखिए 60 सीटें थी विंध्य प्रदेश में। कितनी थी? विंध्य प्रदेश में 60 सीटें थी और इन 60 सीटों में से 40 सीटें जो है वो कौन जीतता है? नेशनल कांग्रेस पार्टी। 11 सीटें कौन जीतता है? सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी जो आंदोलन कर रही थी। 40 सीटें जीतने के कारण बहुमत किसके पास हो जाता है? बहुमत कांग्रेस के पास होता है और कांग्रेस जो है वो शंभुनाथ शुक्ला को अपना मुख्यमंत्री चुनते हुए मंत्रिमंडल का गठन करती है। और इस प्रकार एक लंबी चौड़ी कहानी के माध्यम से रीवा जो राज्य है वो स्थायीकरण प्राप्त करता है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है? आगे विंध्य प्रदेश जो कि एक स्थायी राज्य बन चुका है, विंध्य प्रदेश क्योंकि एक गरीब क्षेत्र है इसलिए विकास में पिछड़ जाएगा, इसलिए फजल अली आयोग जो कि भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना के लिए 1953 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में। तो ये भी सिफारिश करता है कि विंध्य प्रदेश का विलय जो है विंध्य प्रदेश को मिला करके मध्य प्रदेश में जोड़ दिया जाना चाहिए और तब सरकार जो है वो कड़ा रुख अपनाते हुए विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला देती है। और इस तरह 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश का अस्तित्व जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था समाप्त होकर के मध्य प्रदेश जो कि एक पूर्ण राज्य था उसका अस्तित्व
सामने आता है। आप सब लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। ऐसी छोटी छोटी बातें हमसे एग्जाम में पूछी जाती है और फिर हमसे नहीं बनती है, तो ये हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात होती है कि हमें गोवा का कैसे विलय हुआ वो अच्छे से याद होता है, हमें जूनागढ़ का कैसे विलय हुआ ये हमें याद होता है, हमें हैदराबाद को कैसे मिलाया ये याद होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के छोटे छोटे हिस्सों को हमने कैसे मिलाया ये याद नहीं होता है, जो एक अत्यंत दुखद बात है। हमने इसीलिए आप सबको ये बता दिया। कल से हम 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान क्या रहा उस पर बात करना शुरू करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो श्रृंखला को अटेंड किया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी को अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, लेकिन मध्य प्रदेश का वेटेज क्योंकि लगभग 55% हो चुका है हमारी एग्जाम में, इसलिए इस मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करते हुए पढ़ना है। मध्य प्रदेश का एक भी ऐसा पॉइंट ना हो जो हमसे छूट जाए। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको कैसा लगा ये जो हम वीडियो सीरीज श्रृंखला दूसरी यूनिट के रूप में पढ़ रहे हैं। विशेष रूप से सभी इसको शेयर करना ना भूले। थैंक यू।